हेलो एवरीवन। तो अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट से, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ल्यूसेंट पब्लिकेशन का। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप से संचालित होती है। इसका ज्ञान हमें आंखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, वेवलेंथ, जो 39 एंजिस्ट्रॉम से लेकर 78 एंजिस्ट्रॉम के बीच में होता है। 1637 में तरकाते ने प्रकाश की कणिका मंडल प्रस्तुत किए थे, जिन्हें स्नेल्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, फिर 78 में डच जो फिजिशियन थे या फिजिसिस्ट थे, भौतिकविद थे, उन क्रिस्टियान हाइगेंस ने प्रकाश की तरंग सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। जब थॉमस यंग ने 1801 में अपना व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगबद्ध है। सन 1850 में फूके द्वारा प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। इस प्रकार प्रेडिक्शन ऑफ द वेव मॉडल की पुष्टि हुई। ठीक है। तरंग निर्वात में कैसे संचारित हो सकती है, इसकी व्याख्या जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने की, जो कि स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो गई थी। ठीक है, मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंग परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में समृद्ध है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान आकाश में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी चुंबकीय तरंगों, प्रकाश लाइट तरंगों का संचारण कर सकता है। ठीक है, तरंग अनुप्रस्थ होती हैं, अतः प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश का ध्रुवण सिद्ध करता है। इस प्रकार तरंगे अनुप्रस्थ होती हैं। कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है, जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्रॉम्पटन सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश के कण प्रकृति को प्रकट करते हैं। ठीक है, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। ठीक है, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों में के रूप में चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ठीक है, आज प्रकाश की कुछ घटनाएं में तरंग और कुछ में कण माना जाता है। इसी को प्रकाश की दोहरी प्रकृति कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की? रोमर ने की। ये हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोमर। ठीक है, वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसमें अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। म्यू इज इक्वल टू सी अपन यू। यू क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है। सी इज इक्वल टू क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? ल्यूमिनस, जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। फिर नॉन ल्यूमिनस बॉडी, जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, मतलब उसमें जिन वस्तुओं में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ट्रांसपेरेंट, जिसमें से प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं। ट्रांसल्यूसेंट, उसमें से मतलब प्रकाश की किरणें पड़ने पर उनका कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है। ओपेक बॉडी, अपारदर्शक वस्तुएं हैं जिनमें प्रकाश होकर किरणों के बाहर नहीं निकल पाती। प्रकाश का परिवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आपतित किरण,
पतन बिंदु पर अभिलंब व परिवर्तित किरण एक ही तल पर होती हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर दो लेंसेज होते हैं आपके। पहला होता है आपका प्लेन मिरर होता है, ठीक है। समतल मिरर किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है, ठीक है। और यह प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर एवं पार्श्व मतलब उल्टा लेटरल इनवर्स होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्पेरिकल मिरर। गोलीय दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, ठीक है। अवतल में क्या होता है, बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने के काम आता है। आंख कान नाक दांत के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है, अवतल होता है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में, सोलर कुकर में उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब, ठीक है। उत्तर दर्पण से प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसके ध्रुव पर उसके फोकस के बीच वस्तु से छोटा सीधा आभासी बनता है या उत्तल प्रतिबिंब। और उपयोग की अगर बात करें तो गाड़ी चालकों की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रकाश का अपरावर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो दोनों माध्यमों को अलग करने तल पर अभिलंबित आपत्ति होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपत्ति नहीं होने पे अपनी मूल दशा से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की कोई किरण रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है तो वह दोनों माध्यमों के पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंबी की ओर झुक जाती है, तथा जब किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब से दूर हट जाती हैं, लेकिन जो किरणें अभिलंब के समांतर प्रवेश करती हैं उनके पथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अपवर्तन के नियम क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, स्नेल्स का नियम कहते हैं इसको, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप किसी माध्यम से अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। तरंग देर बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है, अतः लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ताप बढ़ने से सामान्यतः अपवर्तनांक घटता है, लेकिन परिवर्तन बहुत ही कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल अपन माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। इससे द्रव्य में अंशतः डूबी हुई सीधी क्षण टेढ़ी दिखाई देती है, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, सूर्य के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। पानी में भरे किसी भी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है। जल के अंदर पड़ी हुई वह मछली वास्तविक गहराई में कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है, ठीक है। ये प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण घटनाएं घटती हैं, ठीक है। फिर आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। क्रांतिक कोण सघन माध्यम से बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। पूर्ण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो शर्तें हैं। पहला क्या है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा है, ठीक है। इसके उदाहरण कौन से हैं, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मिराज के बनना, ठीक है। जल में पड़ी परख नली का चमकना, कांच में आई दरार का चमकना, ऑप्टिकल फाइबर है। प्रकाश सरल रेखा से गमन करता है, लेकिन TIR का उपयोग करके प्रकाश को एक वक्रीय मार्ग से चलाया जा सकता है। प्रकाश तंतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता से बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है, चाहे मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा हो। इसके उपयोग प्रकाश सिग्नलों के दूर संचार में, दूसरा विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में बदलकर प्रेषित करने में, तथा मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों का प्रशिक्षण करने में या शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में, ठीक है। सामान्यतः दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तनांक माध्यम को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल उत्तल और अवतल, ठीक है। अवतल लेंस F1 F2 प्रकाशित केंद्र O के बीच में यह प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से उल्टा बनता है, चाहे वह वस्तु कैसी भी। लेंस की क्षमता, ठीक है, डायोप्टर में नापी जाती है। किसमें नापी जाती है, P इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f डायोप्टर। लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस को जो यूनिट होती है वो डायोप्टर में हम उसे मानते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आपके जो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इसके बारे में है। ठीक है, हम ये किसकी बात कर रहे हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की। जब सूर्य का प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में प्रकाश बांट लेता है। ये देखिए, ये क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण आई। ठीक है, ये पहुंचा, और ये देखिए इस तरह से ये आपके अलग अलग ये पूरा का पूरा बट गया है। ठीक है, ये आपके एंगल बन रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से भी इस प्रकार से आपका पूरा बट गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कॉची इक्वेशन बनती है, इसको कॉची इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इंद्रधनुष क्या होता है, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपरावर्तन द्वारा वर्ण विशेषण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। यह मूलतः दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, प्राथमिक में क्या होता है, वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार परावर्तन होता है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और द्वितीय क्या होता है, जब वर्षा की बूंद पर आपतित होने वाली सूर्य की किरण 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है, तो तृतीय इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, बाहरी बैंगनी वाली किरण आंख पर 54 डिग्री का कोण बनाती है, अंदर वाली 50 डिग्री का कोण बनाती है। तृतीय इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, लाल, हरा और नीला रंग प्राथमिक रंग है। कौन सा, लाल, हरा और नीला, ठीक है, प्राथमिक रंग है। पीला, मैजेंटा एवं पिकॉक, नीले को द्वितीय रंग कहते हैं। ठीक है, पिकॉक नीले को द्वितीय रंग कहते हैं। ठीक है, लाल और नीला मैजेंटा बनता है, हरा और नीला पिकॉक नीला, लाल हरा। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत रंग प्रकाश उत्पन्न हो तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। ठीक है, दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले रंगों को मिलाने से इस प्रकार के रंग प्राप्त नहीं होते, क्योंकि प्रयोग में लाए जाने वाले रंगों में अशुद्धियां होती हैं। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीले का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की सिद्धांत। प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है थॉमस यंग ने। किसने, थॉमस यंग ने सबसे पहले 1802 में प्रकाश के व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रयोगात्मक रूप से दर्शाया था, जब समान आवृत्ति और समान आयाम के दो प्रकाश तरंगों जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत के से किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण को दो प्रकार से बांटा गया है, पहला क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टिव है, ये आपका डिस्ट्रक्टिव। किसी बिंदु पर दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं, वहां प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है, इसे संतोषी व्यतिकरण कहते हैं। और दूसरा क्या है, जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, वहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम या शून्य होती है। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती। पोलराइजेशन ऑफ वेव्स ऑफ लाइट, ध्रुवण प्रकाश संबंधी ऐसी घटना जो अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करती है। अनुदैर्घ्य तरंगों से ध्रुवण की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग में ध्रुवण की घटना होती है। यदि प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचारण की दिशा में लंबवत तल एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में समन्वित ना हो तो इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश के रूप से जाना जाता है। ठीक है, ह्यूमन आई की बात करते हैं। स्पष्टता इसकी जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर है। पहली होती है मायोपिया, दृष्टिदोष। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता। ठीक है, रोग का निवारण, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी वाला अवतल लेंस का प्रयोग करो। फिर आया हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, फिर आया रसबाइपिया। ठीक है, और उसके बाद आया एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, इसमें सिलेंड्रिकल लेंस लगते हैं। ठीक है, रसबाइपिया में आपके दो फोकस वाले लेंस लगते हैं और इसमें आपके उत्तल लेंस लगते हैं। ठीक है, किसमें, हाइपरमेट्रोपिया में। ठीक है, रेटिना की शंकु कोन्स कोशिका से रंग एवं क्षण रोज प्रकाश के तीव्रता का आभास होता है। जब आंख धूल जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्मता कंजक्टिवा आंखें सूज जाती हैं और लाल हो जाती हैं। आंखों के रंग में मतलब आयरिस के रंग जैसा होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी, यह कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। इसमें वस्तु का आकार वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण पर निर्भर करता है। दर्शन कोण जितना छोटा होगा उतनी ही
वस्तु छोटी होगी, ठीक है। इसमें सूक्ष्मदर्शी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एम। डी क्या है यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर है। दूसरा क्या होता है, कंपाउंड। इसमें एक ही अक्ष पर दो उत्तल लेंस लगे होते हैं। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है। और जो आंखों के समीप होते हैं उन्हें अभिनेत्र या आई लेंस कहा जाता है, ठीक है। मुख्य व्यास अभिदर्शक लेंस का द्वारक मुख्य व्यास अभिनेत्र लेंस की अपेक्षा छोटा होता है। नेत्रिका तथा अभिदर्शक में जितनी ही कम फोकस दूरी के लेंस का उपयोग किया जाता है उसकी आवर्धन क्षमता उसकी अधिक होती है, ठीक है। दूसरी, अब बात करते हैं टेलीस्कोप की। इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिक लेंस से अधिक होती है। अभिदर्शक लेंस अधिक द्वारक का काम का होता है, जिसमें यह दूर से आने वाले प्रकाश की अधिक मात्रा में एकत्रित करता है, ठीक है। अब है आपका स्टैटिक विद्युत, ठीक है, मतलब स्थिर विद्युत। पदार्थ को रगड़ने से जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे क्या कहते हैं, स्टैटिक विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर होता है, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश का नाम दिया है। समान प्रकाश के अर्थात धन धन ऋण ऋण आवेश पर आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत वाले एक दूसरे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, ठीक है। यह नीचे की सारणी दी हुई है, ठीक है। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग पर क्षेत्रफल सबसे कम होता है। कंडक्टर, जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रभावित होता है उन्हें क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम इत्यादि। चांदी इसका सबसे अच्छा चालक है और दूसरा स्थान किसका है, तांबे का है। कंडक्टरित चालक के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पता लगाया था, ठीक है। फिर नॉन कंडक्टर की बात करते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रभाव नहीं होता उन्हें अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया। कूलम्स का लॉ क्या था, दो स्थिर विद्युत अवकाश आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिष्करण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्याकरणानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुछ सेलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात। क्वालिटी सेल है, ठीक है। इसमें उसका एनोड क्या है, तांबा। ऋणात्मक क्या है, जस्ता, ठीक है। इसमें फिर आता है लेक्लेंसी सेल, कार्बन, जस्ता। फिर आता है शुष्क ड्राई सेल, कार्बन रहता है जस्ते का। डैनियल सेल, तांबा, जस्ता। बाइक्रोमेटिक सेल, कार्बन, जस्ता। वेस्टर्न कैडमियम, पारा, कैडमियम, ठीक है। अमलगम सीसा संचयन सेल लेड का बनता है, स्पंजी लेड, पीबी। क्षारीय संचयन सेल, ठीक है, निकेल हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र को देखते हैं। किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है यदि ऐसा चालक को आवेशित किया जाए, ठीक है, तो संपूर्ण आवेश उसकी बाहरी पृष्ठ पर ही निर्भर करता है। अतः खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर त्वरित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है। त्वरित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने से किए गए कार्य, जिसमें आपका W आवेश के मान Q0 के अनुपात रेशियो को उस बिंदु का विभव कहा जाता है, जिसमें SI मात्रक उसकी क्या है, वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक कूलम धनात्मक को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, किसी चालक की धारिता को चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन
V के अनुपात रेशियो को करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है, प्राथमिक सेल में ऊर्जा को सीधे स्टैटिक विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। और दूसरा होता है वोल्टीय लैग्रैंज सेल, लैग्रांज सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल प्राइमरी सेल के उदाहरण है। द्वितीय सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आवेशन इस प्रकार बार बार प्रयोग में लाया जाता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार किसने किया था? 1799 में एलेंडे वोल्टा ने किया था। ठीक है, लैग्रांज सेल का प्रयोग जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है उसे विद्युत घंटी या टेलीफोन आदि कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग विद्युत धारा की। ठीक है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। 1 एम्पियर विद्युत धारा में रेजिस्टेंस क्या होता है? इसमें यदि चालक 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रभावित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस पर प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 कूलम का एक सिरे से प्रविष्ट होता है तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन का दूसरे सिरे से। रेजिस्टेंस किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या है? ओम है। ठीक है, मानव शरीर में शुष्क के विद्युत प्रतिरोध की परिमाण की कोटि क्या है? 10⁶ ओम से। ठीक है, ओम्स का नियम क्या है? V = RI। ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस और करंट। ठीक है, R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ओमिक रेजिस्टेंस, चालक ओम के नियम का पालन करता है। ठीक है, वो करता है, उसको प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। मैंगनीज का तार नॉन ओमिक, जिसमें चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है, जैसे डायोड का बल्ब इत्यादि। कंडक्टेंस क्या होता है? G = 1/R। ठीक है, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। G को सूचित किया जाता है। SI मान क्या होती है? ओम। जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी चालक का प्रतिष्ठित, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्यानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई L है तो उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो R = 1/A, R = P/1, जहाँ P एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अतः एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहा जाता है। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे। दो तरह से होता है, सीरीज और पैरेलल। ठीक है, अब हम बात करेंगे एमीटर की। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए एमीटर का उपयोग किया जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ठीक है, फिर आया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इसके परिपथ में सदैव समानांतर क्रम लगाए जाते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसमें टिन 63% और सीसा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। सदैव परिपथ की सात श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने का एक यंत्र। ठीक है, इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पियर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में लगा के अमीटर बनाया जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर बनाया। ट्रांसफार्मर जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता हो, ऐसा यंत्र हो जो AC वोल्टेज को AC वोल्टेज में एवं AC को उच्च AC वोल्टेज में बदल सके। ठीक है, यह केवल प्रत्यर्पी धाराओं अल्टरनेटिव करंट के लिए ही प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे की जरूरत पड़ती है। AC डायनेमो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता। ठीक है, तथा रेक्टिफायर जो AC को DC में प्रत्यर्पी धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को दिष्टकारी कहते हैं। ठीक है, माइक्रोफोन यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑरेस्टेड ने किया था। ठीक है,
प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा के हिसाब से ही होती है। ठीक है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं, जिसमें लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि बनाया जाता है और इसकी विभिन्न आकृतियां छड़, चुंबक, गोलानाल इत्यादि सुई आदि होती है। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसमें उनको चुंब तत्व, ठीक है, चुंब तत्व कहते हैं। ठीक है। इसके चारों समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होती है, जो क्षेत्र चुंबक के पोल कहलाते हैं। ठीक है। चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर, दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और साउथ की तरफ उसको दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के दो प्रभाव होते हैं। ठीक है। वाली रेखाई चुंबकीय अक्ष होता है, समान ध्रुव वाले प्रतिस्करण करते हैं और असमान ध्रुव वाले आकर्षण होता है। ठीक है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव पश्चिमी ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। ठीक है। चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें तीव्रता की अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसकी एकांक प्रबलता की धारा प्रभावित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सादिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर अथवा वेबर मीटर स्क्वायर या टेस्ला है। ठीक है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाओं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस समय से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अवतरित प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकती हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भूगोलिक अक्षांश के 18 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। चुंबकीय बल सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, वक्र बनाती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। ठीक है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल वहाँ बल रेखाएं आसपास होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर होती हैं। ठीक है। मैग्नेटिक सस्टेंस की बात करेंगे हम, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। पैरामैग्नेटिक। ठीक है। ये चुंबकीय आपके पूरे वो है। अब हम बात करते हैं परमाणु भौतिकी की। ठीक है। एटम परमाणु के बीच उत्तम कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। परमाणु के मूलतः 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। तो इसको कैसे याद रखते हैं, ईट पर नाच। ठीक है। ई से बना अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये किया था थॉमसन ने। पी से बना प्रोटॉन, तो बना इसको किया था ला से रदरफोर्ड ने। आर से न्यूट्रॉन, तो इसको किया था चैडविक ने। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसको याद रखने की ट्रिक भी है। ठीक है। प्रोटॉन ये आपका गोल्डस्टीन और चैडविक दोनों ही हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन आपका चैडविक और इलेक्ट्रॉन आपका थॉमसन। ठीक है। मूल कणों की संख्या 30 है, उसके ऊपर पहुंच चुकी है। कुछ मूल कण पॉजिट्रॉन, इसमें आपके द्रव्यमान इसका कितना है 9.108 × 10⁻³ खोजकर्ता एंडरसन है। इलेक्ट्रॉन का एंटीगन है न्यूट्रॉन 00, पाउली ने। पाई मैक्सॉन इसको युकावा ने। ठीक है। फोटोन आइंस्टीन ने। इसका वेग प्रकाश के वेग के होता है। ठीक है। रेज की बात करेंगे हम लोग, कैथोड रे और ठीक है कैथोड रे की बात करेंगे, वह विसर्जन डिस्चार्ज ट्यूब के सिरे पर 20 किलोवाट का विभवांतर लाया गया। उसका दाव 0.1 मिलीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है। उसको कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन बीम निकलते लगता है, ऐसे ही कैथोड किरणें कहते हैं। ठीक है। अतः कैथोड किरणें केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज होता है। ठीक है। कैथोड किरणें केवल गैस का प्रयोग करके पैदा होती हैं। ठीक है। कैथोड किरणों के उत्पन्न में विभव का स्रोत प्रेरणा कुंडली इंडक्शन कॉइल होता है, जो कम विभव के सेल के बहुत उच्च विभव प्रदान करता है। यह पारस्परिक प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं, सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड रे ऋणात्मक होती हैं, इसलिए कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं, अपनी सतह से लंबवत निकलती हैं। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग से 1/10 टाइम्स गुना होता है।
यह किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। यह गैसों को आयनिकाइज कर देती हैं, धातु को ऊष्मीय प्रभाव करती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट का प्रभाव होता है, वेदन क्षमता कम होती है, पतली धातु की चादर से पार होती है। कैथोड किरणें जब विद्युतीय क्षेत्र से होकर लंबवत गुजरती हैं तो इसका रास्ता क्या हो जाता है, परवलय आकार हो जाता है। जब कैथोड रे किसी उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु जैसे टंगस्टन पर गिरती है तो एक्सरे किरणों में बदल जाती है, पॉजिटिव और कैनल रेज। ठीक है। विसर्जिक नलिका के यदि छिद्र युक्त कैथोड प्रयुक्त किए जाए तो इनसे निकलने वाली किरणें कैथोड किरणों की ठीक विपरीत दिशा में विक्षेपित हो जाती हैं और एनोड की ओर से कुछ किरणें निकलती हैं। अतः ये एनोड से निकलने वाली धनावेशित किरणें इसका पता 1886 में गोल्डस्टीन ने लगाया था। ठीक है। यह किरणें धनावेशित होती है, प्रतिदीप्ति तथा स्फुर्ति दीप्ति उत्पन्न करती हैं। ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रक में विक्षेपित हो जाती हैं। ठीक है। सेमीकंडक्टर प्रतिरोधकता या चालकता धातुओं तथा विद्युत रूपी पदार्थों के बीच होता है। ठीक है। इस प्रकार से अब आप अगर बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर में यौगिक अर्धचालक, ठीक है, उसमें ये रहता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसके बाद आ जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसमें आपके तीन ये पार्ट्स होते हैं, जिसमें डोनर रहता है जो देने वाला होता है, एक्सेप्टर एक्सेप्ट करने वाला होता है, डोपिंग अपद्रव्य में मिलाए जाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक है। पी टाइप और एन टाइप होते हैं। ठीक है। इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, एन टाइप पी टाइप। ठीक है। और पी एन जंक्शन होता है जिसमें अर्धचालक युक्तियों जैसे डायोड ट्रांजिस्टर आदि की मूल इकाई होती है। अर्धचालक डायोड क्या होता है, मूल रूप से पी एन जंक्शन संधि होती है जिसके सिरे पर धात्मिक संपर्क जुड़े होते हैं। इस संधि पर कोई बाह्य वोल्टेज अनुप्रयुक्तता की जा सकती है। ठीक है। पी एन संधि होती है। ठीक है। फास्टरिक बायस, पी एन जंक्शन, एन पी जंक्शन और डायोड बल्ब। डायोड बल्ब को फ्लेमिंग द्वारा 1904 में निर्मित ऐसी निर्मात नालिका है जिसके केवल 2 ही इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है। तंतु टंगस्टन का एक पतला तार है जिस पर बेरिलियम ऑक्साइड का लेप लगा रहता है। इसे बैटरी से गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं। इससे डायोड परिपथ में प्लेट धारा का प्रवाह होने लगता है। प्लेट धारा ओम के नियम का पालन करके उसको चाइल्ड लेगुमर नियम I is directly proportional to VQ/2। ठीक है। कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को अंतराल आवेश कहा जाता है। उपयोग डायोड बल्ब त्रुटिकारी रेक्टिफायर के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा AC को डिस्ट तथा DC में बदलता है। फिर आता है ट्रायोड बल्ब। ट्रायोड बल्ब में 3 ट्रायोड प्लेट ग्रिड व तंतु वाली एक निर्यात नालिका। इसका निर्माण 1907 में ली डी फॉरेस्ट अमेरिका ने किया था। ठीक है। ट्रायोड बल्ब का प्रवर्तक एम्पलीफायर, ऑक्सीलेटर और ट्रांसमीटर एक सूचकांक डिटेक्टर की तरह प्रयोग करता है। जेनर डायोड, इसे सी जेनर ने आविष्कार किया था। इसे बंसन क्षेत्र पश्च दिशक बॉयज में प्रचलित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका उपयोग वोल्टा नियंत्रक के रूप में किया जाता है। फोटो डायोड, इसके उपयोग प्रकाशित संकेतों के संसूचन में होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED, इसका आविष्कार क्या होता है, निके होलो डायोड ने किया था। यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह अर्धचालक का उपयोग दृश्य LED के निर्माण के द्वारा उसका बैंड अंतराल कम से कम 1.8 EW होना चाहिए। ठीक है, इसलिए किया जाता है इसको। इसमें यौगिक अर्धचालक गैलिलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ठीक है, का उपयोग विभिन्न वर्णों के LED के निर्माण में होता है। ठीक है। अब है आपका सोलर सेल। इसमें PN जंक्शन संधि होती है तो सौर विकिरण को अपवर्तित होने पर EMF उत्पन्न करते हैं। फोटो डायोड के सिद्धांत पर ही काम करता है। इसके आदर्श पदार्थ में रूप में उन अर्धचालकों को लेते हैं जिनका बैंड अंतराल 1.5 EB के निकट होता है। सौर सेलों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक जैसे SiEg is equal to 1.1 EB, GaAs EZ 1.4243। ठीक है। 4 सौर सेल के निर्माण के लिए पदार्थ के चयन के लिए मुख्य कसौटियां क्या होती हैं, बैंड अंतराल, ठीक है, अधिक प्रकाशन अवशोषण क्षमता, वैदिक विद्युत चालकता, कच्चे पदार्थ की उपलब्धता, लागत। अब ठंडी ट्रांजिस्टर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1947 में आविष्कार किसको जाता है, शे बेल टेलीफोन प्रयोगशाला USA के जे वर्डिन को जाता है, WH बेटन को जाता है। यह ट्रांजिस्टर एक विद्युत
संपर्क ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रेडियो सक्रियता की। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल और पी एवं एम क्यूरी ने की थी। इसकी खोजकर्ता तीनों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिला है। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 83 या उससे अधिक होती है वे अस्थायी होते हैं। स्थायित्व प्राप्त करने के लिए नाभिक स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा रेज उत्सर्जित करते हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं तथा किरणों की उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, जिसमें गामा अल्फा बीटा किरणों के बाद उत्सर्जित होती हैं। रॉबर्ट पियारे एवं उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की। ठीक है, उसके दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता के दौरान 1902 में हुई। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की। सभी रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन के बाद सीमा में बदल गए। उत्पत्ति नाभिक से। ठीक है, उसके बाद अल्फा की नाभिक से, बीटा भी सबकी सेम है। प्रकृति धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, रचना 2He4 ये इस तरह से है। ठीक है, सबसे अधिक बैधन क्षमता किसकी है? बीटा और गामा किरणों की होती है। सबसे अधिक आयनाइज क्षमता अल्फा किरण की होती है। एक अल्फा किरण के निकलने से परमाणु संख्या में 2 इकाई तथा द्रव्यमान संख्या में 4 इकाई की कमी की जाती है। एक बीटा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि होती है तथा द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अल्फा बीटा गामा किरणों के निकलने से परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या पर पड़ने वाले प्रभाव को वर्ग विस्थापन नियम या सोडी फ्यूजन नियम कहते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता की माप GM काउंटर, बिगर-मूलर काउंटर से की जाती है। ठीक है, उसके बाद अर्ध जीवन काल कहलाता है। ठीक है, परमाणुओं की संख्या आधी हो जाए तो वह समय उस तत्व का आजीवन काल कहलाता है। क्लाउड चैम्बर क्या होता है? रेडियो एक्टिव कणों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उनकी सौर को मापने आदि के लिए इसका आविष्कार CRC विल्सन ने किया था। ठीक है, जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन कार्बन 14 से किया जाता है। ठीक है, मास एनर्जी रिलेशन के बारे में 1905 में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से एक्सप्लेन किया था। आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जिन्हें प्राप्त हुआ था। सूर्य से पृथ्वी को लगातार ऊष्मा के रूप में प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप सूर्य का द्रव्यमान लगातार घटता जा रहा है। आंकड़े के अनुसार सूर्य की पृथ्वी की सतह पर 4 × 10⁻26 जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप इसका द्रव्यमान 4 × 10⁻9 kg प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। परंतु सूर्य का द्रव्यमान इतना अधिक है कि वह लगातार 1000 करोड़ वर्षों तक इसी दर से ऊर्जा देता रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नाभिकीय विखंडन एवं संलयन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।